वेलकम बैक। पैथोफिजियोलॉजी की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा अस्थमा और उसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो, अस्थमा एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है जिसमें इन्फ्लामेशन कॉज होती है। तो अस्थमा जब किसी भी पेशेंट को होता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में छोटे छोटे बच्चों को अगर अस्थमा हो जाता है तो वो पफ लेके चलते हैं अपने साथ में, जिसमें एल्बिट्रॉल होता है, सॉल्बिट्रियोल होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जनरली। तो अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक का मतलब होता है कि वो डिसीज जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। अस्थमा की अगर हम डेफिनेशन देखें सिंपल, तो अस्थमा की डेफिनेशन बोलती है कि अस्थमा इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिवर्सिबल लंग डिसीज। इसको हम लंग को पल्मोनरी डिसीज भी बोल सकते हैं। विच इज देयर इन इन्फ्लामेशन। देखो, की कैरेक्टरिस्टिक होता है अस्थमा का, इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकियल ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में यहाँ अगर आप अंदर की तरफ देखोगे, सो दिस इज जो ब्लैंक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन, जो ब्लैंक है, ल्यूमेन। अब जब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, इसमें इन्फ्लामेशन होगी, तो ये जो अंदर का होल है जिसको हम ल्यूमेन बोल रहे हैं, उसकी साइज कम हो जाएगी। और जब इसकी साइज कम हो जाएगी तो एयर पैसेज के लिए बहुत कम जगह बचेगी, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये नैरो कर रही है ब्रोंकियल ल्यूमेन को, और हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब भी होंगी तो उस टाइम पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। अब अगर ये ल्यूमेन जो है, यहाँ पे मैं इसको येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये ल्यूमेन का साइज कम होता है तो एयर को निकलने के लिए, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, उसको जाने के लिए कम जगह बचेगी, जिससे कि कम ऑक्सीजन पास हो पाएगी, और ऐसी कंडीशन में हमको दम घुटने जैसी फीलिंग आएगी, और उस कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। अब हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं जैसे कि एल्ब्यूट्रॉल, जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे, इनकी मसल को रिलैक्स करेंगे और इनको डायलेट कर देंगे। इससे हमको सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से अस्थमा कॉज होता है, या इसकी डेफिनेशन ये है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में कि अस्थमा होता क्या है, अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के करंट सिचुएशंस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है। अगर कोई साइन एंड सिम्टम हो रहा है तो उसको ही हम इटियोलॉजी बोलते हैं। एंड कॉजेस, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, फार्माकोलॉजी या उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, और कुछ हम एंटी एस्थमाटिक ड्रग देखेंगे और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ में। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिसीज है, या क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अस्थमा इज इनक्यूरेबल इलनेस है। अगर मान लो किसी को अस्थमा हो गया है तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसको प्रॉपरली क्योर नहीं कर सकते हो, ठीक है। द टर्म अस्थमा ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक टर्मिनोलॉजी मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को सीओपीडी में भी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। But what is the key difference between COPD and asthma? That in asthma there is the inflammation. Inflammation is occurring that is leading the obstructive disorder. मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। Inflammation that is leading to difficulty in breath is called as asthma. अब the bronchial asthma ये है, the bronchial asthma is characterized by the hyper responsiveness of trachobronchial smooth muscle
to variety of stimuli resulting narrow wave of artery, airways and increased mucus secretion. इसको मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड की हेल्प से समझाता हूं. सपोज करो कि ये हमारी एक स्मूथ मसल है, ये बहुत सारी सेल्स हो गई. लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे हमारी ये स्मूथ मसल है. स्मूथ मसल के जस्ट पीछे की तरफ ये सेल्स हैं, है ना. अब मान लो कि कोई स्टिमुलाई है, यह एक स्टिमुलाई है. ये स्टिमुलाई मान लो कि पोलन हो गया. जब ये पोलन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक्टिव करेगा तो हमारी ये जो ब्रोंकोट्रैकियल म्यूकोसा है या जो मेम्ब्रेन है, ये इस पोलन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराएंगी और यहाँ से म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूं म्यूकस सीक्रेटरी सेल्स. ये म्यूकस सीक्रेटरी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये म्यूकस का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देंगे. तो यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस ऐसा डिपॉजिट हो जाएगा. जब ये बहुत सारा म्यूकस इस तरीके से फॉर्म होगा और यहाँ पे डिपॉजिट होगा, दैट अल्टीमेटली यहाँ पे दूसरी वॉल होगी कुछ इस तरीके से, है ना. ये यहाँ पे सेल्स हैं. जब ये डिपोजिशन दोनों तरफ से ऐसा होगा, किसी भी वेसल्स में म्यूकस का डिपोजिशन होगा ड्यू टू इंफ्लेमेटरी रीजन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इससे क्या होगा, इनके बीच के जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का साइज डिक्रीज हो जाएगा. सो एयर को पैसेज होने के लिए बहुत कम जगह बचेगी, कुछ इस डायरेक्शन में बहुत कम जगह बच रही है. दैट इज कॉजिंग दी अस्थमा. आई थिंक आपको इस पिक्चर से समझ में आया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टिमुलाई. एक स्टिमुलाई जो है वो हमारे एयरवेज में आया या रेस्पिरेटरी ट्रैक में आया. जैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा तो हमारे जो एयरवेज मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन शो करेगी हाइपर एक्टिव रिएक्शन. देखो मैंने एक्टिव नहीं बोला, मैंने हाइपर एक्टिव बोला है. जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगा. उससे क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस करेगा. बाय किसके द्वारा, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल. जैसे ये म्यूकस सीक्रेटरी सेल्स ज्यादा म्यूकस सीक्रेट कर देगी तो ये डिक्रीज कर देगी साइज ऑफ ल्यूमेन. आपको पता है ल्यूमेन क्या होता है, ये जो नैरो पैसेज है इसको ही हम ल्यूमेन बोलते हैं. अब ये डिक्रीज हो जाएगा साइज ऑफ ल्यूमेन तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा इन ब्रीदिंग. ऑब्स्ट्रक्शन इन ये हमको साइन दे देगा. साइंस है ये किसके, अस्थमा के. तो आई थिंक इस जो स्लाइड है इसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसा एक स्टिमुलाई जो है वो अफेक्ट करता है हमारे एयरवेज को और म्यूकस सीक्रेशन को, जिसकी वजह से द साइज ऑफ ल्यूमेन डिक्रीजेज एंड हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अस्थमा के. तो अस्थमा के जो है वो 3 कॉजेज हो सकते हैं अगर हम मैकेनिज्म के तौर पर देखेंगे तो पहला जो कॉजेज है वो है एयरवेज इन्फ्लामेशन. अगर हमारे एयरवेज में इन्फ्लामेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे ल्यूमेन का साइज कम हो जाएगा, जिससे कि जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो उस टाइम हमको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी. बिकॉज ऑफ ल्यूमेन का साइज कम होने से पैसेज टू एयरवेज कम हो जाएगा. दूसरा जो मैकेनिज्म है जो कॉज करता है अस्थमा वो है एयरवेज में हाइपर सेंसिटिव या हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस रिएक्शंस होते हैं किसी स्टिमुलाई के लिए. फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई पोलन है या कोई पॉल्यूटेंट है या जो पॉल्यूशन के थ्रू हमारे डस्ट पार्टिकल हमारे एयरवेज में गए हैं,
उनके लिए अगर हमारे एयरवेज हाइपर एक्टिव हो जाएंगे तो उससे होगा ये कि वो इन्फ्लामेशन को क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ वो म्यूकस के फॉर्मेशन को भी बढ़ाएंगे। और जब ये म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो हमारे एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन होगा ल्यूमेन में, जिसकी वजह से हमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। जो तीसरा कॉजेज है वो अल्टरनेटिवली या फिर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एयरवेज इन्फ्लामेशन एंड एयरवेज हाइपर एक्टिव रिएक्शंस। जब हाइपर एक्टिव रिएक्शंस होंगी तो म्यूकस होगा, हमारे एयरवेज में बहुत सारा म्यूकस आ जाएगा। और जब बहुत सारा म्यूकस आ जाएगा हमारे एयरवेज में, तब हमारे को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। सो दीज आर द मैकेनिज्म दैट कॉजिंग द अस्थमा। आई थिंक आपको ये वाला इतना समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है ल्यूमेन, ये जो होल दिख रहा है आपको या जो पैसेज दिख रहा है, इसी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। ये है ल्यूमेन। अगर एक नॉर्मल एयरवेज में आप देखोगे तो साइज ऑफ ल्यूमेन काफी ज्यादा है, और अगर आप एक अस्थमेटिक एयरवेज में देखोगे तो इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन के बाद में द साइज ऑफ ल्यूमेन डिक्रीज हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हो। और जब ये डिक्रीज होगा साइज, उसकी वजह से होगा क्या कि जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे एयर के लिए, जिससे हमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। इसमें होता ये है कि ये जो वॉल है, ये वॉल इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये वॉल थिक हो जाती है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा थिकनेस हो चुकी है ना। और जब ये थिकनेस ज्यादा हो जाती है तो ल्यूमेन का साइज कम हो जाता है, और थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ द ल्यूमेन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको एयरवेज में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलती है। नाउ लेट्स डिस्कस द etiology ऑफ अस्थमा। तो अगर आप देखोगे सिम्टम्स कौन कौन से होंगे जब किसी को अस्थमा होगा। जब किसी को अस्थमा होता है तो हमने डेफिनेशन में जैसा देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवेज होगा, तो सिंपल सी बात है। डिफिकल्टी इन ब्रीथ होगी, टाइटनेस इन चेस्ट होगा, लिमिटेशन हो जाएगी फिजिकल एक्टिविटीज की, बिकॉज अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी जो सांस है वो फूलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और जब एयरवेज में इन्फ्लामेशन है तो एयर पास ही नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो एक्टिविटी है फिजिकल वो लिमिटेड हो जाएगी। और ऐसे पेशेंट को कफ सीक्रेट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हाइपर एक्टिव रिएक्शन से म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, दैट्स वाई कफ का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा। These are the symptoms of asthma. Now discuss कि अस्थमा के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले पॉल्यूशन। सड़कों पर जाओगे तो आपको चारों जगह धूल धूल दिखेगी, स्मोक दिखेगा। ये सारे पॉल्यूशन जो है वो अस्थमा को लीड कर रहे हैं। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की लाइफस्टाइल में। स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अस्थमा के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। टॉक्सिन्स, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या फिर एक्सपोजर में हो या डायरेक्ट एक्सपोजर में हो आप पॉल्यूशन के, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो एयर में डिसॉल्व रहते हैं, और वो हमारे ड्यूरिंग ब्रीदिंग वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, जो कॉज करते हैं अस्थमा को। कुछ ड्रग्स भी होते हैं जैसे NSAIDs, वो भी ये अस्थमा या म्यूकस फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। और परफ्यूम्स भी ये सारे प्रोसेस में काम आते हैं। यह रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ये भी अस्थमा के। कई बार क्या होता है कि जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्सेस आते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है एयरवेज में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है और अस्थमा का कारण बन सकता है। इमोशनल स्ट्रेस भी एक कारण है। पेट एनिमल्स से एलर्जी होती है, उसकी वजह से ये हाइपर एक्टिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं। डस्ट एंड पोलन ग्रेन्स, जिससे हाइपर एक्टिविटी रिएक्शंस होंगी और एयरवे पासेज ब्लॉक हो सकते हैं। वेदर कंडीशन भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होती हैं अस्थमा क्रिएट करने के लिए, और मेटल एक्सपोजर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ द अस्थमा।
नाउ लेट्स डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अस्थमा। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी देखोगे तो इसमें 3 सेल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। पहली है मास्ट सेल, eosinophils एंड टी lymphocytes। ऑल जब भी हमको कोई मीडिएटर मिलेगा तो दीज ऑल 3 टाइप ऑफ सेल, मास्ट सेल, eosinophils एंड टी lymphocytes, रिलीज करती हैं मीडिएटर। ये एक्टिवेट होंगी और जैसे ही ये एक्टिवेट होंगी ये रिलीज करेंगी मीडिएटर। मीडिएटर जैसे ही रिलीज होगा वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा एयरवेज में। आगे समझते हैं कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ब्रोंकियल अस्थमा की बात करेंगे कि ब्रोंकल अस्थमा है और उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज होती है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं? ये फॉर्म करती हैं आईजीई एंटीबॉडी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आईजीई एंटीबॉडी सीक्रेट होती हैं या बनती हैं और ये आईजीई एंटीबॉडी कॉज करती हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये आईजी एंटीबॉडी क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। और ये हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स कहाँ से सीक्रेट होगा? ये सीक्रेट होगा मास्ट सेल से। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे मास्ट सेल, इसिनोफिल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स है। ये इन्फ्लुएंस या स्टिमुलेट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है आईजीई एंटीबॉडीज का जो कि स्टिमुलेट करती हैं हिस्टामिन के सीक्रेशंस को। जैसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई किसी को तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन में फॉर्मेशन होगा आईजीई एंटीबॉडीज का और ये आईजीई एंटीबॉडीज रिलीज कराएंगे हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स का। और जब ये हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये हो रहा है मास्ट सेल से। देन द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स दैट हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन बोथ आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ये क्या कराएंगे? ये जैसे ही रिलीज होंगे फ्रॉम मास्ट सेल दे कॉज, ये दो काम करेंगे। एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्ट होगा इसलिए एयर पैसेज कम हो जाएगा। एंड दूसरा काम करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज। तो ये दोनों तरीके से बार करते हैं। कैसे? पहली बात तो एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे जिससे कि उसका ल्यूमेन का साइज वैसे ही कम हो जाएगा और दूसरा उस ल्यूमेन जो साइज है उसके ऊपर जो वॉल्स हैं यानी कि वॉल्स ऑफ एयरवेज उनमें इन्फ्लामेशन कॉज कराएंगे। और जब ये इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो ल्यूमेन का साइज और भी ज्यादा कम हो जाएगा जिससे हमको और भी एयरवेज प्रॉब्लम होने लगेंगी या बोले तो वहां पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जैसी प्रॉब्लम हमको होने लगेगी। So these are the two mechanisms that followed by the mast cell released histamine and leukotrienes. Next point है the airways in the patient of asthma are were very much hypersensitive because of the process of the inflammation. और जब ये inflammation होगी कब? जब एक अस्थमैटिक पेशेंट के एयरवेज में इन्फ्लामेशन होगी तो वो और भी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी। किसके लिए? आउटर स्टिमुलाई के लिए। तो अगर ऐसा अस्थमैटिक पेशेंट है और उसको पॉल्यूशन से एक्सपोजर होता है तो वो और भी ससेप्टिबल रहेगा इन्फेक्शंस के लिए बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स फ्रॉम द मास्ट सेल बाय स्टिमुलेटेड बाय द आईजी एंटीबॉडी। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी में पैथोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो मैकेनिज्म हमने अभी तक पढ़ा है वही पैथोजेनेसिस है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं कि जैसे कि एक मास्ट सेल है, बाउंड है और वहां से क्या हो रहा है? मास्ट सेल से देखो एक मास्ट सेल है, मान लो ये वाली मास्ट सेल है। जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी यहाँ पे आएगी तो ये क्या कराएगी? डिग्रेडेशन कराएगी मास्ट सेल का और वो प्रोड्यूस कराएंगे क्या? हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स।
ठीक है। मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। उसकी वजह से क्या होगा, ये जैसे ही हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे ये दो काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे, एंड दूसरा काम होगा उसको इन्फ्लामेशन इन एयरवेज, इन्फ्लामेशन इन एयरवेज। ठीक है। दिस इज अवर पैथोजेनेसिस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। अस्थमा ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड अस्थमा, मॉडरेट अस्थमा, सीवियर अस्थमा, परसिस्टेंट, अगर बार बार आ रहा है तो परसिस्टेंट अस्थमा भी बोल सकते हैं हम। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें कि ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी नहीं ऑकरेंस, तो चाइल्ड और ऑनसेट अस्थमा होता है एक, और एक अडल्ट ऑनसेट अस्थमा होता है। ठीक है। ऐसा अस्थमा जो कि चिल्ड्रंस में होगा उसको हम बोलेंगे चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा, एंड ऐसा अस्थमा जो कि अडल्ट्स में या एल्डर पर्सन में होता है तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट ऑनसेट अस्थमा। अब कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि अस्थमा में काम में आते हैं ज्यादातर, तो उनका क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आपको इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस पता है तो आपको पता लग जाएगा कि हमको ट्रीटमेंट कहाँ करना है। हमने देखा कि मास्ट सेल से रिलीज हुआ हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं। तो आपको पता है अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा तो हमको डायलेट अगर कर देंगे तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ब्रोंको डायलेटर्स यूज करते हैं। जब भी ब्रोंको डायलेटर्स हम यूज करते हैं तो वो डायलेशन ऑफ ब्रोंकस कराते हैं, पैसेज देते हैं एयर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, जिससे कि वहां पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है। और ऐसे ब्रोंको डायलेटर्स में आते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, बीटा 2 सिंपैथेटिक जैसे साल्ब्यूटामॉल, एल्बिट्रॉल, है ना, ये सारी चीजें। नाउ अब हमको पता है कि एक तो मास्ट सेल है, मास्ट सेल क्या कर रही है, मास्ट सेल रिलीज कर रही है हिस्टामिन को। तो पहले तो बात है कि मास्ट सेल डिग्रेड होने के बाद ही हिस्टामिन रिलीज कर रही है, तो क्यों ना हम उस मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दें। तो इस कंडीशन में आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स। ये क्या करते हैं, मास्ट सेल के डिग्रेडेशन को ब्रेक करेंगे और उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो मास्ट सेल ना तो डिग्रेड होगी, ना हिस्टामिन रिलीज होगा, ना ब्रोंकोडायलेशन कंस्ट्रिक्शन होगा, और ना ही वहां पे इन्फ्लामेशन होगी। तो हम इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा है कि मास्ट सेल को डिग्रेड कौन करा रहा है, मास्ट सेल को डिग्रेड करा रहा है आईजीई एंटीबॉडी। तो क्यों ना हम आईजीई एंटीबॉडी को ही न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ऐसे आते हैं एंटी आईजीई एंटीबॉडी ड्रग्स जो कि क्या करते हैं, आईजी एंटीबॉडी के इफेक्ट को कम कर देता है। और आईजी एंटीबॉडी इफेक्ट कम होगा तो मास्ट सेल ब्रेक नहीं होगी, मास्ट सेल ब्रेक नहीं होगी तो हिस्टामिन सीक्रेट नहीं होगा, हिस्टामिन सीक्रेट नहीं होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अस्थमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हमको पता है कि उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही कंटेंट हम हमेशा पब्लिश करते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।